वाले हम सीपीयू शेड्यूलिंग्स की एल्गोरिथम्स। तो इनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो यार ये टॉपिक अच्छे से करो। गारंटी ये क्वेश्चन आरजीपीवी में भी आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और आपके जो मिड सेम है उसमें तो आएगा ही आएगा। ठीक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वो करता है, जो पहले आया उसे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस सीपीयू को पहले शेड्यूल हुई उसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा, ये कहलाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब हम एल्गोरिथम देखने से पहले दो चीज़ें देखने वाले हैं, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, दूसरा होता है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, प्रीएम्प्टिव तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव की। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब जो प्रोसेस आ रही है, लेट से एक प्रोसेस है जिसको लग रहे हैं 5 मिनट, तो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स ये होती हैं कि जिस प्रोसेस को अगर मान लो इसको सीपीयू एलोकेट हुआ तो 5 मिनट तक सीपीयू इसी का काम करेगा, दूसरी प्रोसेस तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, और प्रीएम्प्टिव ये होती है कि कुछ टाइम तक प्रोसेस P1 को एलोकेट होगा, जो कि 5 मिनट में से कुछ 2 मिनट लग जाएंगे, 1 मिनट जितना भी टाइम है। देन अगली प्रोसेस P2 को एलोकेट होगा 1 या 2 मिनट के लिए, फिर वापस से P1 के लिए एलोकेट, मतलब P1 कंप्लीट नहीं करेगा एक ही बार में। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि P1 जो पहली प्रोसेस आ गई उसको पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है नॉन प्रीएम्प्टिव। होपफुली आप लोगों को प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कि जो आपकी ये पहली एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दिस इज़ योर नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। मतलब तुम्हारा सीपीयू जिस प्रोसेस को एलोकेट हुआ वो प्रोसेस का जो भी है उसको एग्जीक्यूट करके कंप्लीट कर देगा। ठीक है, प्रोसेस पूरी कंप्लीट होके ही सीपीयू रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब इसका एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एफसीएफएस का, और याद रखना एफसीएफएस नॉन प्रीएम्प्टिव होती है। ठीक है, तो अपने पास कुछ प्रोसेस की आईडीज़ दे रखी हैं, कुछ प्रोसेस की आईडीज़ है, मतलब P1 से लेके कुछ P1 P2 P3 करके ऐसा P5 तक मैंने कुछ प्रोसेसेस डाली है, P4 एंड दिस इज़ योर P5। ठीक है, इसके मेरे पास कुछ अराइवल टाइम है और कुछ बस टाइम क्वेश्चन में गिवन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अराइवल टाइम क्या होता है, बस टाइम क्या होता है, तो 2 मिनट रुकना। ओके, दिस इज़ योर 5, दिस इज़ योर 0, दिस इज़ ऑल्सो योर 5 एंड दिस इज़ योर 4। और बस टाइम मतलब 4 3 2 1 एंड 3। देखो, अब बात करते हैं अपन अराइवल टाइम क्या होता है और बस टाइम क्या होता है। अराइवल टाइम जानने के लिए, अराइवल टाइम मतलब कि प्रोसेस अपने क्यू में कब आई, कब आई। ठीक है, आई या जो भी समझ लो, कब प्रोसेस अपने पास क्यू में आई, उस वो वाला टाइम होता है अपना अराइवल टाइम। और बस टाइम क्या होता है, कब तक सीपीयू इस प्रोसेस पे एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, कब तक सीपीयू इस प्रोसेस पे एग्जीक्यूट हुआ, दिस इज नोन एज योर बस टाइम। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर अराइवल टाइम और बस टाइम एक बार आपको और ध्यान से देखना है तो गूगल में जाओ, डेफिनेशन देख लो। वैसे अराइवल टाइम यही होता है कि आपकी क्यू में किस टाइम पे सीपीयू, मतलब किस टाइम पे आपकी जो प्रोसेस है वो अराइव हुई है। अराइव मतलब कब आई है, जैसे ट्रेन अराइव नहीं होती है तो उसके बारे में होता है। देन और बस टाइम क्या होता है कि सीपीयू कब तक उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है तो वो भी देख लेते हैं। तो हमें भाई पहला चीज़ फाइंड करनी है अपने को एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले अपन फाइंड करेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो दो चीज़ें अपने को पता करनी है। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाला जाता है, और दूसरी चीज़ है कि अपने को वेटिंग टाइम कैसे निकाला जाता है। अब इन दोनों के ऊपर बढ़िया से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं यहाँ पे चार्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो चार्ट का नाम है गैंट चार्ट। ठीक है, तो हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। तो लेट से मैंने बना दिया चार्ट। तो मेरे को अब यहाँ पे देखना है कि मेरी किस टाइम पे कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है। तो अराइवल टाइम देखना, सबसे पहले अराइवल टाइम 0 किसका है, P3 का। मतलब P3 सबसे पहली प्रोसेस हो गई जो कि मेरे पास आई। ठीक है, उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया, कितने टाइम तक रिक्वेस्ट किया, 2 यूनिट। ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो पूरा P3 मेरा 0 से अराइव हुई है
कहाँ तक चलेगी, 2 तक चलेगी। तो ये पूरी P3 की कंप्लीशन पूरी कंप्लीट हुई है, ठीक है। फिर कौन अराइव हुआ, देखो 2, ये है अपना 3, दिस इज़ योर 5, दिस इज़ योर 5 एंड दिस इज़ योर 4। तो 2 से 3 CPU खाली बैठा रहा, ये ध्यान रखना। 2 से 3 तक CPU ने कोई वर्क ही नहीं किया, CPU यहाँ पे क्या रहा, आइडल, ठीक है। 2 से 3, फिर 3 पे मेरे पास क्या मिला, P1, ठीक है। 3 पे मेरे पास क्या रहा, P1, P1 देख रहे हो ना, 3 पे मिला। कब तक CPU उसको एग्जीक्यूट करता रहा, 4 तक, मतलब 4 यूनिट तक एग्जीक्यूट करा। तो 3 पे मिला, 3 से 4 यूनिट कितनी हुई, 7, ठीक है। तो P1 7 तक चलता रहा। देन अब टाइम हो गया मेरे पास 7, तो मैं अब क्या देखूंगा, अब देखूंगा मैं मिनिमम। इनमें मिनिमम कौन सा है, एक 4 है, दूसरा 5 है, तीसरा भी 5 है। तो मैं क्या 4 वाले को देखूंगा और उसकी बस टाइमिंग देखूंगा, 3 है, ठीक है। तो अब मैं किसको एलोकेट करूं, या तो मैं इसको एलोकेट करता हूँ P5 को, है ना, क्योंकि इसकी अराइवल टाइम सबसे कम है। तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग मैंने किसको एलोकेट कर दिया, P5 को, कितनी देर तक, 3 तक। तो 7 और 3 10 हो गया। अब मैं किसको देखूंगा, अब अपने पास दोनों टाइम सेम है, P2 का भी और P4 का भी, कितना है, 5, अराइवल टाइम दोनों का सेम है। बट मैं उसको देखूंगा जो पहले आया है, ठीक है। तो पहले कौन आया, थर्ड नंबर, मतलब ये आया P2, और ये ले रहा है 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब P2 जो कि ले रहा है मेरा 3, मतलब हो गया 13, और लास्ट में लिख दूंगा P4 जो कि लेगा मेरा 1 यूनिट ऑफ टाइम विच इज़ 14, ठीक है। तो बस टाइम होता है मेरा ऐसा टाइम जो कि मेरा CPU मेमोरी को, मतलब जो भी प्रोसेस है उसको CPU एलोकेट हो जाए। और ये मेरा क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। तो नॉन प्रीएम्प्टिव क्या कहलाता है, वही कहलाता है भाई जो प्रोसेस एक बार आई उसको पूरा कंप्लीट करेगा। तो पहले 0 से लेके 2 तक मेरी P3 कंप्लीट हो जाएगी। देन 1 सेकंड या 1 यूनिट के लिए, अभी अगर यहाँ पे 2 सेकंड 3 सेकंड इस तरीके से सेकंड में यूनिट दी होती सारी, तो हम यहाँ पे भी सेकंड में ले लेते हैं। बट अभी यूनिट नहीं दी है तो इसका मतलब यूनिट में नहीं लेंगे। तो ये बन गया मेरा भैया चार्ट, अगर आप इसको अच्छे से बोले तो गैंट चार्ट बन गया, ठीक है, गैंट चार्ट। अब आगे बात करते हैं, अब आगे हमें देखना है। तो हम आगे क्या करेंगे, अब हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब 2 चीज़ें कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई सबसे पहले हमें क्या पता करना है, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो पहले हम फाइंड करते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो पहले टर्न अराउंड टाइम फाइंड करते हैं, पहले P1 प्रोसेस का कर लेते हैं, सारी प्रोसेस का कर लेते हैं। तो P1 प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम का एक फॉर्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम, TAT है वो, अराउंड है ना। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है CT माइनस AT। CT मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, दिस इज़ योर कंप्लीशन टाइम, जिस टाइम पे तुम्हारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो P1 कहाँ कंप्लीट हुई, गैंट चार्ट में देखेंगे तो P1 हमारी कंप्लीट हो रही है एट 7 पे कंप्लीट हो रही है। तो P1 के लिए 7 माइनस P1 का अराइवल टाइम कितना था, तो हम जाएंगे, P1 का अराइवल टाइम यहाँ पे 3 था, है ना। तो 7 माइनस 3 किया तो मतलब मेरे को कितना मिल गया, 4, ठीक है। ऐसी P2 के लिए निकालेंगे, P2 का अपना अपना यहाँ पे देखिए कंप्लीशन टाइम क्या है 13, और अराइवल टाइम 5 था, तो कितना आ गया, 8 आ गया P2 के लिए। फिर निकालेंगे P3 के लिए, P3 कंप्लीट कहाँ हो रही है, 2 सेकंड पे, है ना। तो P3 2 पे और अराइव 0 पे हो रही थी, तो इसका 2 आ गया। देन P4 का निकाल लेंगे, P4 कहाँ कंप्लीट हो रहा है, P4 कंप्लीट हो रहा है 14 पे और अराइव हो रहा था मेरा 5 पे, तो 9 आ गया। एंड P5 का निकाल लेंगे, P5 अराइव हो रहा था मेरा 10 पे और सॉरी कंप्लीट हो रहा था 10 पे और अराइव हो रहा था 4 पे, तो P5 का 6 आ गया। अब मेरे को इसका एवरेज निकालना है, टोटल एवरेज, ठीक है। तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा, इन पाँचों का सम डिवाइडेड बाय 5, मतलब 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6, है ना। ये 4 6 8 इन सब का एवरेज निकाल लिया। तो इन सब का जो भी एवरेज आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 5.8। अब अगर यूनिट इसकी सेकंड में दी होगी तो सेकंड में लिखना, नहीं तो 5.8 यूनिट लिख देना। तो ये तुम्हारा एवरेज टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम। फिर दूसरा क्वेश्चन में डिमांड है कि भाई हमें पता करना है क्या,
एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या पता करना है, एवरेज वेटिंग टाइम। अभी हमने टर्न अराउंड टाइम पता कर लिया, क्या होता है CT माइनस AT। CT क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये हम किसके थ्रू देख रहे हैं, चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले आपको चार्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। चार्ट नहीं आता तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करो, पीछे जाओ। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया चार्ट बनाना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अराइवल टाइम देखना पड़ेगा एवरेज वेटिंग टाइम के लिए। तो क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये फॉर्मूला है किसका, एवरेज वेटिंग टाइम का। तो P1 के लिए निकाल लेते हैं। P1 का टर्न अराउंड टाइम 4 था और बर्स्ट टाइम भी 4 था। क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखो बर्स्ट टाइम भी P1 का कितना है, 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है, तो याद रखेंगे। देन P2 का अपना टर्न अराउंड टाइम कितना है, P2 का टर्न अराउंड टाइम अपना 8 था, है ना। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम, बस्ट टाइम कितना है इसका 3, तो आंसर आ गया 5। P3 का निकाल लें तो ये 2 माइनस 2 0। एंड P4 का टर्न अराउंड टाइम मेरा आया था 9 और बस्ट टाइम 1 है तो 8 आ जाएगा। एंड P5 का निकालेंगे इसी तरीके से, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम तो 3 आ जाएगा। तो ये 0 5 0 8 3, ठीक है, 0 5 0 8 3। इस तरीके से हम अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, 0 + 5 + 0 + 8 + 3 डिवाइडेड बाय 5। तो आ जाएगा अपना 8 8 16, 16 डिवाइडेड बाय 5, तो लगभग 3.2 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रहे क्वेश्चंस जो कि हमने ये वाला FCFS के थ्रू देखा है, आता है CPU शेड्यूलिंग के अंदर।